बच्चों, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर विकास पढ़ने जा रहे हैं। विकास यानी डेवलपमेंट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेवलपमेंट, प्रगति, उन्नति, ये सब क्या है? विकास के ही पर्यायवाची है। विकास को समझने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपके भूतकाल में जाना पड़ेगा। भूतकाल में जाकर के हम जब उसका आकलन करते हैं कि पहले हम क्या थे, अब हम क्या हैं। जैसे पहले हमारा हमारा रोजगार क्या था, ठीक है ना? हमारी प्रति व्यक्ति आय क्या थी? प्रति व्यक्ति आय माने हम कितना कमाते थे? पहले हमारे जीवन स्तर क्या था? ठीक है, तो जीवन स्तर क्या था? ये इन सब चीज़ों का आकलन करते हैं। और जब हम आज का आकलन करते हैं, अगर हमारा पहले से रोजगार अच्छा चल रहा है, पहले से प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, पहले से जीवन स्टैंडर्ड अच्छा है, हम अच्छा जी रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो ये प्रति व्यक्ति ये हमारा क्या है? विकास है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आप अपने पुराने समय से आज के समय में आपने क्या अपने संसाधनों में, अपने रोजगार में, अपने प्रति व्यक्ति आय में, जीवन शैली में परिवर्तन कर लिया, यही विकास है। जैसे कुछ समय मान लो कि 2019 की बात करें, 2019 में आपके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, आज आपके पास मोटरसाइकिल है। ठीक है, 2019 में आपके पास कच्चा मकान था, आज आपके पास 2025 में जाकर के पक्का मकान आ गया, पक्का मकान बन गया आपका, तो ये आपका विकास है। ठीक है, 2019 में मानते हैं कि आपका जो जीवन स्तर था, आप साधारण कपड़े पहनते थे, कार नहीं थी, आज आपके पास कार है, अच्छे कपड़े पहनते हो, तो ये आपका विकास है। कुल मिला के विकास आपका कब होगा? जब आपकी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, अर्थात आप अपनी आय को बढ़ा लेंगे। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं कि हमें विकास को समझने के लिए अपने भूतकाल को देखना पड़ेगा कि हम भूतकाल में क्या थे और आज क्या हैं। जैसे आज की आप परिस्थिति में अपने आप को तौलने की कोशिश करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा हमने विकास किया नहीं किया। यानी भूतकाल की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में जो आप अंतर पाएंगे वो आपका विकास होगा। आपने क्या अच्छा कर लिया, पॉजिटिव किया। तो देखिए, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ सामाजिक असमानताएं, निर्धनता, निरक्षरता में भी कमी आना चाहिए। इसमें आय के साथ क्या जोड़ा? सामाजिक असमानता। पहले छुआछूत बहुत थी, लोग गरीब बहुत थे, अनपढ़ भी लोग बहुत थे, लेकिन आज समाज एक होने जा रहा है, सब समाज एक हो रहा है, जातिवाद व्यवस्था कम हो रही है, लोग धनी भी होते जाते हैं, पहले की तुलना में आज धनी भी हो रहे हैं। निरक्षरता माने पहले पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते, अनपढ़ लोग ज़्यादा होते थे, आज पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, हर आदमी पढ़ना चाहता है। ये आपका विकास है। ठीक है ना? हो सकता है कि जो आप विकास आप विकास कर रहे हो सकता है दूसरे का विनाश हो रहा हो। कैसे विनाश हो रहा हो या उसको हानि पहुंच रही हो? जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए आपकी दुकान पूरे गांव में एक थी, बढ़िया दुकान चल रही थी, सब कुछ अच्छा था। दूसरे व्यक्ति ने भी दुकान खोल ली। जब दूसरा व्यक्ति दुकान खोल लेगा तो तुम आपकी आय में क्या आएगी? कमी आ जाएगी। हो सकता है कि कमियां के हानि अकेली ना आए, उसकी दुकान इतनी ज़्यादा चलने लगे दूसरे व्यक्ति की कि आपकी दुकान ठप ही हो जाए, आपका रोजगार खत्म हो जाए। तो कह सकते हैं हम एक बात कि अगर एक व्यक्ति के लिए जो विकास हो सकता है वो दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश भी हो सकता है। तो अब हम फिर से एक बार समझ लेते हैं विकास क्या है। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रति व्यक्ति आय होने के साथ साथ सामाजिक असमानताएं, निर्धनता और निरक्षरता में भी कमी आना चाहिए। ये रही आपकी डेफिनेशन। ठीक है ना? अब एक विकास के लक्ष्य, अगला पढ़ते हैं हम लोग। विकास के लक्ष्य, विकास के दो लक्ष्य हैं, एक आर्थिक लक्ष्य, एक गैर आर्थिक लक्ष्य। आर्थिक लक्ष्य मीन्स होता है आपका धन संबंधी लक्ष्य। ठीक है ना? और गैर आर्थिक लक्ष्य होता है धन संबंधी नहीं होता ये, लेकिन फिर भी ये विकास से जुड़ा होता है। जैसे पहले आर्थिक लक्ष्य तो आप समझ रहे होंगे कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना, अपने धन में वृद्धि करना, अपनी संपत्ति में वृद्धि करना। ठीक है ना? और गैर आर्थिक लक्ष्य में क्या होता है? गैर आर्थिक लक्ष्य में जैसे सामाजिक असमानताएं, पहले छुआछूत बहुत होती थी,
ठीक है ना, निम्न वर्ग के लोगों को लोग हीन दृष्टि से देखते थे, तो वो भी उनके मन में क्या ये इच्छा नहीं आती होगी कि हमें आज समाज में अच्छी तरह से देखा जाए, हमें भी सबके समान अधिकार मिलें, गरीबी भी हमारी हटे, निरक्षरता भी हटे। तो निरक्षरता और निर्धनता और सामाजिक असमानताएं आप किस में रख सकते हैं? गैर आर्थिक लक्ष्य में रख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, हर व्यक्ति के लिए जो विकास है ना, अलग अलग मायने हैं। हर व्यक्ति के विकास के मायने अलग अलग हैं। जैसे एक व्यक्ति धन चाहता है, उसके पास पैसे की कमी है, वो धन चाहता है। एक व्यक्ति को आज खाना नहीं है और अगर उससे खाना की व्यवस्था हो जाएगी तो ये उसके लिए विकास हो गया। लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए, माना कि एक व्यक्ति के लिए बहुत पैसा है उसके पास, ठीक है ना, लेकिन वो प्रदूषण मुक्त वातावरण नहीं खरीद सकता उससे, ठीक है ना। तो उसके लिए विकास के लक्ष्य अलग होंगे। यानी हर व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य अलग होते हैं, और हम कह सकते हैं कि विकास के दो ही लक्ष्य होते हैं, एक आर्थिक लक्ष्य होता है और एक गैर आर्थिक लक्ष्य होता है। अगला चलते हैं, आर्थिक लक्ष्य। आर्थिक लक्ष्य में आप क्या चाहेंगे? आर्थिक लक्ष्य में आप चाहेंगे कि हमारा अधिक से अधिक आय बढ़े, यानी हर आदमी प्रतिदिन अपनी आय को बढ़ाने की इच्छा रख रहा है, ठीक है ना। दूसरा, नियमित रोजगार हो, हमारा रोजगार निरंतर चलता रहे, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारे आय के लिए हम कार्य कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री चला रहा है, किसान खेती कर रहा है, ठीक है ना, तो वो क्या चाहेगा कि हमारा आय नियमित बनी रहे। बेहतर मजदूरी, एक मजदूर के लिए क्या होगा कि अगर समय के साथ उसकी मजदूरी ना बढ़ी तो वो तो बेचारा बहुत दीनहीन स्थिति में पहुंच जाएगा ना। तो वो क्या चाहेगा? बेहतर मजदूरी, यह उसके लिए आर्थिक लक्ष्य है। अच्छी उपज, किसान क्या चाहेगा? एक अच्छी उपज चाहेगा कि हमारी उपज अच्छी हो जाए। और किसान और भी चाहेगा कि जो उसने वस्तुएं पैदा की हैं, जो उसने वस्तुएं गेहूं चना जो भी है, या कंपनी ने कोई उत्पाद पैदा किए हैं, ठीक है ना, तो वो क्या चाहेगा कि उनकी अच्छी कीमतें मिलें। और जो उसमें वर्कर होंगे वो क्या चाहेंगे कि उन्हें अच्छी सुविधाएं मिलें, यानी कि काम करने के लिए अच्छा वातावरण मिले, काम करने का वातावरण अच्छा हो। तो कहने का मतलब ये है कि विकास के लक्ष्य दो ही हैं, एक आर्थिक लक्ष्य है और एक गैर आर्थिक लक्ष्य है। आर्थिक लक्ष्य में धन संबंधी लक्ष्य होते हैं लोगों के, और गैर आर्थिक लक्ष्य में आपके क्या आ जाते हैं, जैसे स्वतंत्रता। पहले स्वतंत्रता चाहता आदमी, सुरक्षा चाहता है आदमी, ठीक है ना। आपके पास धन तो बहुत है, लेकिन अब एक भय है कि कहीं हमें हमारे धन को कोई लूट तो नहीं लेगा, कोई कैप्चर तो नहीं कर लेगा, कोई उसको अपने अंडर में तो नहीं कर लेगा। स्वतंत्रता से मतलब क्या है? स्वतंत्रता से मतलब ये है कि पहले लोग एक दूसरे पर दबाव सा बना के रखते थे, ठीक है ना, तो वो अपनी स्वतंत्रता चाहेगा। अच्छा, दूसरों से मिलने वाला सम्मान, हर आदमी के दिल में एक ख्वाब होता है कि मुझे समाज में एक प्रतिष्ठा मिले, लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखें। तो इससे पैसे का तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक सम्मान चाहेगा। अगर उसको पहले समाज में सम्मान नहीं मिलता था, अगर अब समाज में सम्मान मिलने लगा तो उसे लगने लगेगा कि मेरा विकास हो गया। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कैसे? जैसे आप किसी माहौल में रहते हैं, जिस भी माहौल में रहते हैं, आप चाहेंगे कि उस माहौल के व्यक्तियों के द्वारा आपको कोई हानि ना पहुंचे। जैसे कोई एक मुस्लिम वर्ग के लोग अगर हिंदू हिंदू समाज में रह रहे हैं, हिंदू समाज लोगों की संख्या ज़्यादा है, या एक कोई हिंदू मुस्लिम समाज में रह रहा है, वहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, तो इन लोगों की सोच क्या होगी कि हम मुझे सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो, यानी मुझे किसी तरीके से मेरे धन को, मेरे मेरे धर्म को, मेरे परिवार को, मेरी इज्जत को कोई हानि ना पहुंचे। तो आर्थिक लक्ष्य समझ में आ गया होगा। आर्थिक लक्ष्य में अधिक आय चाहोगे, नियमित रोजगार चाहोगे, बेहतर मजदूरी चाहते हो, अच्छी उपज, उपज होगा, जब अच्छी उपज होगी तभी तो पैसा आएगा। उत्पादित वस्तुओं की अधिक से अधिक कीमत चाहोगे ताकि धन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। मिलने वाली सुविधाओं को भी चाहोगे जिससे ज़्यादातर काम किया जा सके। काम करने का वातावरण, और काम करने का वातावरण अच्छा होगा तो आप अधिक काम कर सकते हैं। अब जैसे आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा काम करने का वातावरण, जैसे एक आदमी को आप ज़्यादा घंटे काम करवाना चाहते हैं और आपके कमरे में एसी वगैरह लगी है, तो उसके काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी।
यानी काम करने का वातावरण। वही काम आप उसको एक तपती धूप में या अधिक सर्दी में करवाना चाहोगे तो वो उतना काम नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब है मिलने वाली सुविधाएं। तो आपको समझ में आ गया, आर्थिक लक्ष्य धन से संबंधित होता है, जबकि गैर आर्थिक लक्ष्य धन से संबंधित नहीं होता, बल्कि किससे होता है? स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से मिलने वाला सम्मान और सामाजिक सुरक्षा से होता है। अब इसका हम एक अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, विकास, हर देश कुछ ना कुछ विकास कर रहा है लगातार। सदियों का अगर पुराने समय को देखा जाए तो हर देश ने अपनी तरक्की करता चला जा रहा है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति या राष्ट्र का विकास दूसरे व्यक्ति या राष्ट्र के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। कैसे? अभी जैसे मैंने एक दुकान का उदाहरण लिया था कि हो सकता है कि तुम्हारी गांव में पहले एक ही दुकान थी, बहुत अच्छी चल रही थी, आपका घर, आपकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ती चली जा रही थी। जब गांव में दूसरे व्यक्ति ने दुकान खोल ली तो वही आय आपकी कम हो गई, आपकी आय में हानि हो गई, या हो सकता है कि उसकी दुकान इतनी अच्छी चल जाए कि आपका जो दुकान है बिल्कुल ही ठप हो जाए या बिल्कुल ना चले। तो हो सकता है कि एक व्यक्ति का किया गया विकास दूसरे व्यक्ति के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, राष्ट्रीय आय। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय क्या है? एक वित्तीय वर्ष जो सरकार का जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है बच्चों, और 31 मार्च तक। यानी कहने का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जब आप घूम के आओगे, 1 अप्रैल से स्टार्टिंग करोगे, 31 मार्च तक आओगे तो आपकी 1 साल पूरी हो जाएगी। तो एक वित्तीय वर्ष में सभी आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय, यानी सरकार के पास जो भी संसाधन हैं, आपके, हमारे देश के या किसी भी देश के जो भी संसाधन हैं, उनसे कितनी आय प्राप्त हो रही है, उससे कितना धन प्राप्त हो रहा है, तथा जो विदेशी आय के योग को क्या कहा गया, इसको समझते हैं थोड़े। राष्ट्रीय आय क्या होती है? आपके राष्ट्रीय आय किसके बराबर होती है? राष्ट्रीय आय तो होती ही है जो हमारे देश की कमाई होती है, हमारे देश के संसाधनों से जो हमारी कमाई होती है, प्लस विदेशी आय। अब विदेशी आय, इस ये हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय इक्वल टू कुल राष्ट्रीय आय प्लस विदेशी आय। अब विदेशी आय से क्या तात्पर्य है? जैसे विदेशी आय में आपका पर्यटन चल रहा है। पर्यटन, हमारे देश में दूसरे देश के लोग घूमने आए, हमारे देश में जब दूसरे देश के लोग घूमने आएंगे तो वो अपने देश की मुद्रा भी लाएंगे, हमारे देश में खर्च करेंगे, ठीक है ना? तो ये हमारा क्या है? विदेशी आय। जैसे हम अपना माल, जब हम अपने माल को दूसरी जगह बेचते हैं, या दूसरी जगह से हमारे यहाँ देश में माल आता है, या दूसरा देश हमारे देश में व्यापार करना चाहेगा बच्चों, तो हमारी सरकार क्या करती है? उस पर कर लगा देती है कि भाई हम आपसे आपके इतने % के माल पर इतने रुपए कर लेंगे। तो ये हमारी विदेशी आय होती है, समझ रहे हो ना? तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय देश की आय प्लस विदेशी आय के योग को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसको दोनों को अंतर समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये अंतर नहीं समझ पाए तो बात को ही नहीं समझ पाओगे। तो एक चीज़ है, एक वित्तीय वर्ष हमने बताया था, वित्तीय वर्ष कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च तक चलता है। सरकार जो भी योजनाएं बनाती है, जो भी कार्यक्रम तय करती है, वो उसको लागू करती है 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक। जो भी उसमें चेंजिंग करनी होती है वो 31 मार्च के बाद करेगी, 1 अप्रैल से लागू हो जाती है। तो एक वित्तीय वर्ष में सभी आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त आय तथा विदेशी आय के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। और विदेशी आय में क्या लिखा है तो आपको? पर्यटन से आती है, कर से आती है, ये सब राष्ट्रीय आय। एक राष्ट्र की आय क्या होती है? देखिए, राष्ट्रीय आय समझ लिया। राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय प्लस विदेशी आय के योग को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। और एक राष्ट्र की आय क्या होती है? एक राष्ट्र की आय होती है कि देश से ही प्राप्त आय, देश के व्यक्तियों से प्राप्त आय, देश के उद्योगों से प्राप्त आय, देश के प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त आय को हम क्या कहते हैं? एक राष्ट्रीय आय कहते हैं। देश के सभी निवासियों की कुल आय को, जैसे हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जैसे हमारे, मान लो एक एग्जाम्पल के रूप में, हमारे देश में कहने लगते हैं 1 अरब 25 करोड़ लोग हैं आज की डेट में, जो पुराना आंकड़ा है।
और मान लो प्रत्येक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय मान लो 5,000 रुपया है, तो हम इसको कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 पचम 25 की 5 हाथ चलाई 2 5 दूनी 10 11 12 की 2 हाथ चलाई 1 5 एकम 5 और 1 6 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 62 करोड़ 50 लाख रुपए। ठीक है ना। तो मतलब ये हमारे देश की आय है। तो कहने का मतलब ये है कि देश के सभी निवासियों की कुल आय यानी हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति कुल प्रति व्यक्ति आय क्या है प्लस उसमें गुणा प्रति व्यक्ति आय में गुणा कर देंगे हम क्या देश की जनसंख्या से, और जो आय प्राप्त होगी वो हमारे देश की आय होगी। तो शायद समझ में आ गया। राष्ट्रीय आय और एक राष्ट्र की आय में राष्ट्रीय आय होती है राष्ट्रीय आय प्लस विदेशी आय का योग, राष्ट्रीय आय प्लस विदेशी आय का योग। और जबकि राष्ट्रीय आय क्या होती है कि राष्ट्र के सभी निवासियों के कुल यानी देश के सभी निवासियों की कुल आय को हम क्या कहते हैं राष्ट्रीय एक राष्ट्र की आय कहते हैं। साथ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रति व्यक्ति आय। बच्चों अगर क्वेश्चन आए प्रति व्यक्ति आय तो वही बात है, अगर कहा जाए औसत आय यानी प्रति व्यक्ति आय का ही दूसरा नाम औसत आय भी है। ठीक है ना। जैसे किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय तथा देश की कुल जनसंख्या के अनुपात को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अनुपात माने होता है बटे देश की कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या, यानी देश की कुल राष्ट्रीय आय में अगर हम देश की कुल जनसंख्या से भाग दे दें तो निकल आती है उस देश की प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। प्रति व्यक्ति आय भी वही है, औसत आय भी वही है। मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि हम 1 करोड़, मान लो ये सही तो नहीं है लेकिन समझाने के लिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। मान लो हमारे देश की कुल आय 10 करोड़ है। कितनी है 10 करोड़ है। 10 करोड़ हमारा देश कमाता है या हमारे देश की 10 करोड़ कुल आय है। मान लो हमारे देश में कुल जनसंख्या है 1,000, मान लो तो 1 2 3 1 2 3 अगर काट दिया जाए तो हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय आएगी ना बच्चों वो कितनी हो जाएगी 10,000 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 10,000, यानी एक व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा है। समझ में आ गया होगा। यानी देश की कुल आय कितनी है, देश की कुल कितनी जनसंख्या है। अगर देश की कुल जनसंख्या में देश की कुल आय में अगर देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल आएगी। अब आप कह सकते हो कि सर जी बहुत से लोग तो कुछ भी नहीं कमाते, जैसे मैं ही कुछ नहीं कमा रहा। देखिए अगर आप एक मैथ में चीज पढ़ी होगी औसत, तो औसत में क्या करते हैं, औसत बराबर क्या होता है कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है ना। इसमें अगर एक बच्चा भी पैदा हुआ ना लास्ट में, अगर मान लो 2 साल का बच्चा 1 साल का बच्चा भी है 6 महीने का बच्चा भी है तुरंत नवजात शिशु भी है ना, उसको भी देश की जनसंख्या में काउंट किया जाएगा। ये याद रखना, उसको भी देश की जनसंख्या में काउंट किया जाएगा। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होती है देश की कुल राष्ट्रीय आय में जब हम देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो उसे हम कहते हैं देश की प्रति व्यक्ति आय। जैसे मान लो तुम्हारे पिताजी 5,000 रुपये कमा रहे हैं, आपकी माताजी 3,000 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है। आपके घर में कुल सदस्य कितने हैं, मान लो आप हो मतलब एक लड़का है और 2 लड़कियां हैं। एक लड़का है दूसरा 2 लड़की हैं, तो कुल कितना हो गया अपना। और मान लो 1,000 रुपये आपके बाबा कमाते हैं, ये आपके पिताजी कमा रहे हैं, ये माताजी कमा रही हैं, ये आपके बाबा की कमाई है। तो आपके घर की कुल आय कितनी हो गई बच्चों 9,000 रुपये। कितनी हो गई 9,000 रुपये। अब सदस्य कितने हैं उसमें, आपके मम्मी पापा 2 लोग बाबा 3 और एक लड़का 2 लड़की, तो 1 2 3 4 5 6 आप इसमें 6 से भाग देंगे तो 15 छक्का 90 यानी 1,500 रुपये प्रति व्यक्ति आय होगी। समझ में आया। तो आप नहीं कमा रहे लेकिन सदस्यों की संख्या तो बढ़ा रहे हो,
तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? 1500 रुपये प्रति व्यक्ति। आपकी प्रति व्यक्ति आय हो गई 1500 रुपये। तो ऐसे ही देश में है कि देश में कुल आय कितनी है, देश की कुल आय कितनी है, देश की कुल आय में अगर हम कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। देखिए आज अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, क्यों? हमारे देश की आय प्रति व्यक्ति आय कम है, क्यों? क्या हमारे देश में पैसा नहीं है? क्या हमारे देश के लोग कमाते नहीं हैं? ठीक है ना, हमारे देश के लोग कमाते भी हैं। हम जैसे हमारे यहाँ के अंबानी परिवार है, मुकेश अंबानी है, ठीक है ना, आप लोगों ने कई बड़े बड़े बिजनेसमैन का नाम, अजीम हसन प्रेमजी वगैरह हैं। तो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन जो विश्व में अपना नाम रख रहे हैं, और फिर भी आज हमारे देश की आय प्रति व्यक्ति आय अमेरिका से कम है, क्यों? क्योंकि वहाँ की जो आय जो भी है, वहाँ की आय मान लो कि 2 करोड़ रुपया है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वहाँ की आय 2 करोड़ रुपया है, लेकिन वहाँ जनसंख्या कम है। हमारे देश की तुलना में वहाँ जनसंख्या कम है। मान लो वहाँ जनसंख्या है 500 ही है, थोड़ी देर के लिए, तो जब 500 का भाग आप इसमें दोगे तो प्रति व्यक्ति आय कितनी पहुँच गई? 40,000 रुपये पहुँच गई, ठीक है ना। इसलिए हम प्रति व्यक्ति आय किस देश की अधिक होगी? जब उसकी आय अधिक होगी और जनसंख्या कम होगी। जब कम जनसंख्या का भाग दोगे निश्चित प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी। तो शायद समझ में आ गया होगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में जब कुल जनसंख्या का भाग दे देते हैं तो उस देश की, जिस भी देश की निकालना चाहो, प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। समझ में आ गया? तो विभिन्न देशों की तुलना का प्रमुख आधार उनकी आय होती है। जैसे आज कोई देश अमीर है, कोई देश गरीब है, तो कोई देश विकसित देश है, कोई विकासशील देश है। ये कैसे पता चलता है? जब उनकी आय की गणना की जाती है, यानी प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि अधिक आय मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे जिस घर में पैसा ज़्यादा होगा तो उस घर की आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाएंगी, सही ढंग से पूरी हो जाएंगी। जैसे आप कार चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन कार खरीदने के लिए आपके घर में पैसे ही नहीं हैं, ठीक है ना। आप एक दुकान तो डालना चाहते हैं, लेकिन दुकान खरीदने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जब आपकी आय अधिक होगी ना, तभी आप आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी। जैसे आज हम अच्छे कपड़े तो खरीदना चाहते हैं, लेकिन अच्छे कपड़े खरीदेंगे तो तब बच्चों जब हमारे पास आय अच्छी होगी। तो यानी इसीलिए कहा गया है कि विभिन्न देशों की तुलना का प्रमुख आधार उनकी आय होती है। अच्छा, अब एक नई चीज आती है आपकी कोर्स में है यूएनडीपी। यूएनडीपी यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यू से यूनाइटेड, एन से नेशंस, डी से डेवलपमेंट, पी से प्रोग्राम। यानी यूनाइटेड माने होता है संयुक्त, नेशंस माने राष्ट्र, डेवलपमेंट माने विकास, प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम। ये क्या करता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही रहता है, उसको याद कर लें अच्छी ढंग से कि यूएनडीपी क्या करती है। तो याद रखना, मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है। क्या करती है? मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है। या मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या करती है? मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है। समझ रहे हो ना? अच्छा, इसका वैसे भी क्लियर है कि मानव विकास रिपोर्ट यानी मानव का विकास की रिपोर्ट जारी करती है। अब मैंने तुम्हें पहले पढ़ाया था कि मानव विकास जो होता है कि हर आदमी के विकास का लक्ष्य अलग अलग है। तो यूएनडीपी किस बेस पे करती है? यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूएनडीपी माने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम किसी देश के विकास का आधार किसे मानती है? उसके शैक्षिक स्तर को, नोट करें इस बात को, शैक्षिक स्तर को, स्वास्थ्य स्थिति को और प्रति व्यक्ति आय को मानती है। यानी कि यूएनडीपी का जो मानदंड है, यूएनडीपी किस हिसाब से किसी देश को आगे मानती है। जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि यूएनडीपी के अनुसार कौन सा देश आगे होगा? जिस देश का शैक्षिक स्तर यानी पढ़ाई का स्तर अच्छा होगा, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी होगी, ठीक है ना, स्वास्थ्य अच्छा होगा, प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी यानी लोग अच्छा कमा रहे होंगे। तो यूएनडीपी के अनुसार विकास के 3 आधार हैं बच्चों, शैक्षिक स्तर,
स्वास्थ्य स्तर, प्रति व्यक्ति आय का आय। जैसे हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि एक देश की आय 1.5 लाख है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1.5 लाख, और वहाँ पर स्वास्थ्य बहुत खराब है, लोगों में स्वास्थ्य में बहुत कमी है, तो आय कुछ नहीं, आय का कोई वैल्यू नहीं रहेगी यदि उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। आय की कोई वैल्यू नहीं रहेगी यदि उसका शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आय अकेला कुछ नहीं है। अगर मानो जो आपकी यूएनडीपी है वो लेती है विकास, किसको मानती है? वो कहती है कि आपकी शैक्षिक स्तर अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रति व्यक्ति आय अच्छी होना चाहिए, आपका शिक्षा स्तर अच्छा होना चाहिए। देखिए, जब आपकी प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगी ना, तभी तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा, जब शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, या ऐसा कह लो कि जब शिक्षा का स्तर अच्छा हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, तो लोग अधिक आय प्राप्त करके अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना? तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये 3 चीज़ें, मानव विकास 3 चीज़ों को बेस बनाती है, 3 चीज़ों को आधार बनाती है मानव विकास का। पहला बनाती है शिक्षा के स्तर को, दूसरा स्वास्थ्य की स्थिति को, तीसरा प्रति व्यक्ति आय को। और इस हिसाब से भारत विश्व में 132वें स्थान पर है, ये पॉइंट भी नोट करके रखो। यानी यूएनडीपी के अनुसार भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो कहेंगे यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार, यानी मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत 132वें स्थान पर है। ठीक, साथ समझ में आ गया? तो यूएनडीपी क्या करती है, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। यूएनडीपी का मानदंड क्या है? तो आप कहेंगे शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर और प्रति व्यक्ति आय का स्तर। यानी यूएनडीपी के अनुसार विकास क्या है? विकास की 3 आधार कौन कौन से हैं, 3 घटक कौन कौन से? क्वेश्चन आएगा यूएनडीपी के विकास के 3 घटक कौन कौन से हैं, तो भी आपको शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, प्रति व्यक्ति आय। यूएनडीपी ने किन 3 चीज़ों को बेस, किन यूएनडीपी के विकास का बेस कौन सी 3 चीज़ें हैं? तो आप कहेंगे शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। और भारत किस स्थान पर है? तो 132वें स्थान पर है। देशों के मध्य तुलना के अन्य आधारों में शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निबल उपस्थिति अनुपात, मानव विकास सूचकांक, उपलब्ध वस्तुएं। देखिए, ये तो यूएनडीपी ने कहा था। यूएनडीपी ने मानव विकास क्या किन चीज़ों को माना? विकास का स्तर, शैक्षिक स्तर को, स्वास्थ्य स्थिति को और प्रति व्यक्ति आय को, यानी 3 चीज़ों पर को बेस बना करके उसने विकास माना था। और जबकि एक और भी है, 2 देशों के मध्य तुलना में अन्य आधारों में क्या क्या देखेंगे आप? शिशु मृत्यु दर। शिशु माने क्या होता है? बच्चा। शिशु मृत्यु दर, इसको हम पढ़ाएंगे, अभी आगे बता रहे हैं। साक्षरता दर, पॉइंट नोट करो फिलहाल। मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निबल उपस्थिति अनुपात और मानव विकास सूचकांक, उपलब्ध वस्तुएं। ये भी 2 देशों के मध्य तुलना का आधार है। यानी किस देश का विकास अधिक है? तो आप देखेंगे जहां शिशु मृत्यु दर कम हो, साक्षरता दर अधिक हो, निबल उपस्थिति अनुपात अधिक हो, मानव विकास सूचकांक अधिक हो, उपलब्ध वस्तुएं अधिक हों। जिस देश में ये ज़्यादा चीज़ें पाई जाएंगी उसी का हम कहेंगे कि विकास अधिक होगा। अब आगे पढ़ते हैं, जो ये पॉइंट थे इनको क्लियर करते हैं। पहला पॉइंट है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक मानव विकास सूचकांक में क्या है? मानव विकास सूचकांक एक मानदंड है। मानदंड माने मापक, नापने की चीज, यानी विकास को नापने की चीज। मानव विकास सूचकांक एक मानदंड है जो विभिन्न देशों के सामाजिक एवं आर्थिक, कौन कौन? सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है। तो मानव विकास सूचकांक का जो मानदंड, अगर क्वेश्चन आता है मानव विकास सूचकांक क्या है, तो आप कहेंगे मानव विकास सूचकांक एक मापक है, एक मानदंड है जो सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है। अब आता है क्वेश्चन,
शिशु मृत्यु दर, मानव विकास सूचकांक समझ में आ गया। कहना मानव विकास सूचकांक एक मानदंड है जो विभिन्न देशों की सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है कि उस देश की सामाजिक स्थिति कैसी है, लोगों का खाना पीने का स्तर क्या है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनके बीच में सद्भावना कैसी है, आर्थिक उपलब्धियां मतलब उनके जीवन शैली किस टाइप की है, प्राकृतिक संसाधनों पर जी रहे हैं या विनिर्माण संसाधनों पर जी रहे हैं। मैंने ये आपको अगले चैप्टर में बताया था। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर क्या है? प्रति वर्ष 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु को प्राप्त बच्चों की संख्या का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। देखिए, जैसे मतलब कि एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि मान लो कि एक आपके गांव का ही शिशु मृत्यु दर निकालते हैं, ठीक है। आपके गांव में 100 माताओं ने जन्म दिया, 100 बच्चों को जन्म दिया। कितने बच्चों को जन्म दिया? 100 बच्चों को जन्म दिया, ठीक है। 100 बच्चों को जन्म दिया, इसमें से मान लेते हैं कि 20 बच्चे खत्म हो गए, मर गए, 20 बच्चे मर गए, तो बच्चे कितने फिर? 80 जीवित रहे, ठीक है, 80 जीवित रहे। अब आपसे कहा जाए इसकी शिशु मृत्यु निकालिए, तो शिशु मृत्यु दर क्या हो जाएगी? 20 खत्म हो गए बटे 80 जीवित रहे गुणा 1000, यानी कह सकते हैं कि 20 एकम 20, 20 चौको 80, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 250। ये आपकी शिशु मृत्यु दर है। और जितनी अधिक आपकी शिशु मृत्यु दर होगी उतने ही उस देश का विकास कम है। समझ में आया? मान लो हमने क्या कहा कि 100 बच्चों ने जन्म लिया, 20 उसमें से मर गए, 80 अभी भी जीवित हैं, तो शिशु मृत्यु दर क्या है? 20 बटे 80 गुणा 1000। चूंकि ये काउंटिंग 1000 पे की जाती है, इसलिए आपकी शिशु मृत्यु दर रेटिंग कितनी हो गई? 250 हो गई। अब इसी चीज को यहां समझने की कोशिश करते हैं कि शिशु मृत्यु दर क्या है? 1 वर्ष से कम आयु के मृत बच्चे। देखिए, 1 साल अगर उनकी पूरी हो गई, इसके बाद बच्चा मर जाए, उसकी कोई मतलब नहीं रहता। यानी 1 साल का बच्चा न हो पाए उसके पहले अगर उसकी मृत्यु होती है तो वो काउंटिंग में आएगा। तो 1 वर्ष से कम आयु के मृत बच्चे यानी कितने मर गए बटे कुल जीवित बच्चे, कुल कितने बचे हैं गुणा 1000, यानी 1000 पर ऐसा कितना 1000 पर कितने बच्चे का जो कैलकुलेशन आएगा वो आपकी शिशु मृत्यु दर होगी। समझ में आया? यानी 1 वर्ष से कम आयु के मृत बच्चे बटे उसी वर्ष कुल जीवित जन्मे बच्चे गुणा 1000। कुल जीवित जन्मे बच्चे नहीं, कुल जीवित बच्चे गुणा 1000, ये आपका हो गया शिशु मृत्यु दर। और किसी देश की शिशु मृत्यु दर जितनी अधिक होगी, इसका मतलब उसका विकास नहीं हुआ। विकास क्यों नहीं हुआ? कि यानी कि वहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह की या सुविधाओं की कमी रही होगी, तभी तो विकास नहीं हुआ। तो राष्ट्र का विकास का पता चलता है, इससे शिशु मृत्यु दर से राष्ट्र का विकास का पता चलता है। जैसे केरल में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। एक पॉइंट आएगा, किस भारत के किस प्रदेश की शिशु मृत्यु दर कम है? तो आप कहेंगे केरल की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। तो क्या वो विकसित है? बिल्कुल विकसित है, विकसित है और साक्षर है। क्यों? केरल की शिशु मृत्यु दर से अब कहेंगे आप, सर जी कैसे कह सकते हैं कि शिशु मृत्यु दर से आप उस देश की साक्षरता का ज्ञान कर सकते हैं? शिशु मृत्यु दर से साक्षरता का ज्ञान हम इसलिए कर सकते हैं कि वहाँ पर निश्चित ही संसाधन अच्छे होंगे, आधुनिक सुविधाएं होंगी, तभी तो वहाँ पर बच्चे को और जन्म देने वाली माँ को दोनों को सुरक्षित किया गया होगा। ठीक है ना? अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि देश कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि देश को 3 भागों में बांट सकते हैं। जितने भी विश्व के देश हैं उन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे
एक विकसित देश जो पूर्ण विकसित हो चुके हैं, ठीक है ना, या वहाँ की प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, वहाँ का स्वास्थ्य अच्छा है, वहाँ का रोजगार अच्छा है, नियमित रोजगार है और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो विकसित देश। और विकसित देश का ही दूसरा नाम है विकसित अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है। इसमें आपका अमेरिका आता है, जापान आता है, जर्मनी आता है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर आता है। ये आपके क्या हैं, विकसित देश हैं। और विकासशील देश क्या हैं? विकासशील देश के पहले आप एक चीज और पढ़ें, निम्न आय वाले देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, ठीक है ना, उन्हें हम कहते हैं निम्न आय वाले देश। अब ऐसे समझ लो कि जो विकसित देश हैं उनकी जो प्रति व्यक्ति आय है 39,300 रुपये, $300 है। प्रति व्यक्ति आय कितनी उनकी? 49,300 रुपये। यानी एक आदमी $49,300 कमा रहा है। अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय आपने जब कुल जनसंख्या में, कुल आय में, देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग दिया तो 49,300 आ गया, तो वो देश हो गया विकसित, ठीक है ना। और निम्न आय वाले देशों में क्या रखोगे? जब आपने देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग दिया और उत्तर मिला $2,500, तो वो आप कहेंगे कि वो निम्न आय वाला देश, या इसका दूसरा नाम भी है अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं। इसको कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्थाएं, इसको कहते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं, इसको कहते हैं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं या विकासशील देश। तो अब इन दोनों के बीच में जो आय आपको प्राप्त हो वो आप क्या डाल देंगे, किसमें? विकासशील देश में। तो भारत हमारा इस समय विकासशील देश है, इंडोनेशिया भी विकासशील देश है, मलेशिया भी विकासशील देश है। ये उदाहरण याद कर लेना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। अमेरिका कैसा देश है? तो आप कहेंगे कि अमेरिका एक विकसित देश है। भारत कैसा देश है? क्योंकि ये विकासशील देश है, क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक है। देखिए, अगर आय के साधन अच्छे होंगे और जनसंख्या कम होगी तो निश्चित है कि उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी। जैसे एक घर की आय तो काफ़ी है, मान लो एक घर 90,000 रुपये कमा रहा है महीने की, उसकी साल की औसत आय कितनी है? 90,000। और मान लो उसमें दो ही सदस्य हैं, उसके दो ही बेटे हैं, तो दो ही बेटे अगर इसका इसमें भाग दोगे तो कितनी आ जाएगी? 45,000 रुपया आ जाएगी ना। और 90,000 रुपये कमा रहा है, दूसरा घर भी 90,000 रुपये कमा रहा है, लेकिन मान लो उसके घर के सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है, तो इसमें जब भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 9,000 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं हम कि अगर संख्या का, देखो दोनों 90,000 कमा रहे थे, केवल इसके घर के सदस्यों की संख्या 2 थी, इसके घर के सदस्यों की संख्या 10 थी, तो इसकी प्रति व्यक्ति आय हो गई 45, और जबकि दूसरे घर की प्रति व्यक्ति आय हो गई 9,000। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश कमा नहीं रहा, हमारे देश की आय अच्छी नहीं है। आय तो अच्छी है लेकिन जनसंख्या भी अच्छी है। और पता होना चाहिए कि हम विश्व में जनसंख्या में चीन के बाद दूसरे आ गए, लगभग दूसरे के आ गए तो पहले आ गए, पहले नंबर पर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो विकसित देश जिसकी प्रति व्यक्ति आय याद करो 49,300 रुपये प्रति डॉलर हो प्रति व्यक्ति आय, और निम्न आय वाले देश जिनकी आय 2,500 रुपये प्रति डॉलर हो, और इन दोनों के बीच में जो भी आय आएगी वो विकासशील देश के लोगों की आय होती है। और भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया इस समय विकासशील देश हैं, अभी इन्हें विकास करने के लिए और आवश्यकता है। अगला पढ़ते हैं हम लोग, विश्व बैंक। तो इसका एक क्वेश्चन है, विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक इसका विश्व बैंक का दूसरा नाम है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, यानी IBRD। क्या है? IBRD। विश्व बैंक का दूसरा नाम है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, यानी इसको कह सकते हैं हम लोग आई माने इंटरनेशनल, बी माने इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, यानी IBRD। इसका कार्यालय कहाँ है?
इसका कार्यालय बच्चों वाशिंगटन डीसी, यानी जो अमेरिका में एक शहर है वाशिंगटन, वहाँ है। ठीक है, याद रखना इसका कार्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो आपकी विश्व बैंक है, इसका उद्देश्य है जो जो मतलब देश युद्ध के दौरान या किसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान तबाह हो गए, उन्हें पैसा दे करके उनका पुनर्निर्माण, दोबारा से निर्माण करे। पहले ही लिखा है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय किसी भी देश के साथ हो ऐसा पुनर्निर्माण, दोबारा व्यवस्था निर्माण करने के लिए जो बैंक बना है या जिस जिस बैंक का स्थापना की गई है, वो आपका विश्व बैंक है। और इसकी स्थापना बच्चों 1944 में हुई थी। कब हुई थी? 1944 में। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। ठीक है, तो विश्व बैंक, और विश्व बैंक जो मेन काम करता है, इसको याद रखो, विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है। विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है, जबकि तुम्हारा यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। मानव विकास रिपोर्ट जारी कौन करता है? यूएनडीपी। और जबकि विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक। ये दोनों क्लियर क्वेश्चन बहुत बहुत क्लियर कर लें, बहुत बहुत क्लियर। ये एक ना एक क्वेश्चन आएंगे, ये चैप्टर एग्जाम में जरूर और जरूर आएगा। तो विश्व मानव विकास रिपोर्ट क्या जारी, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आप कहेंगे यूएनडीपी। जबकि विश्व बैंक क्या करता है? विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है, यानी विश्व की रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, अब चलते हैं साक्षरता दर की तरफ। आशा है कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। विकासशील देश, तो विकासशील देश में किस में रखोगे? जिसकी आय 49,300 होगी। निम्न आय वाले देश, या दूसरा इसका नाम है अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं उन देशों की होंगी जिनकी प्रति व्यक्ति आय $2500 से भी नीचे है। अच्छा, साक्षरता दर, साक्षरता मिशन, साक्षरता दर, ये सब चल रहा है देश में। ये साक्षरता दर है क्या? साक्षरता, साधन अक्षरता, यानी अक्षर सहित, यानी प्रत्येक व्यक्तियों को अक्षर का ज्ञान हो, उसको क्या कहते हैं? साक्षर। यानी साक्षर दर, दर कितनी है, कितनी किस स्पीड से साक्षरता दर बढ़ रही है? तो देखिए, 7 वर्ष से अधिक व्यक्ति, 7 वर्ष से अधिक साक्षर व्यक्ति यानी पढ़े लिखे, तथा 7 वर्ष से अधिक कुल जनसंख्या के अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं। फिर से सुनो, 7 वर्ष, नोट करना, क्योंकि 2-3 साल के बच्चे में तो पढ़ाई के लिए कोई ज़्यादा ज्ञान होगा नहीं, तो एक मानक बनाया गया 7 वर्ष। तो एक चीज़ समझ लेते हैं, साक्षरता दर, यानी मान लो कि आपकी साक्षरता दर क्या होगी, हमारे देश की साक्षरता दर क्या होगी। मान लो हमारे यहाँ 7 वर्ष के बच्चों की संख्या, कुल साक्षर जो कुल जनसंख्या है, मान लो मान लेते हैं 100 है। कितनी है? कुल 7 वर्ष के बच्चे कितने हैं? 100 हैं। और मान लेते हैं कि 7 वर्ष के पढ़ने वाले बच्चे जिन्हें शब्दों का ज्ञान है, पढ़ना जानते हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, वो कितने हैं? 70 हैं। याद रखना, कुल बच्चे कितने हैं? 100। 7 वर्ष से अधिक उम्र के, 7 वर्ष से अधिक उम्र के कुल बच्चे कितने हैं? 100। जबकि 7 वर्ष के पढ़ने जाने वाले, यानी जिन्हें साक्षर, पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने जाने वाले, या जिन्हें अक्षरों का ज्ञान है, यानी पढ़ना लिखना जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान है, तो हमारी जो साक्षरता दर क्या हो जाएगी? हमारी साक्षरता दर हो जाएगी 70/100। साक्षरता दर क्या हो जाएगी? 70/100, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 100 और करना चाहिए इसको, जब तो निकलेगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, नहीं 70% साक्षर कहलाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से, 7 वर्ष से अधिक व्यक्ति, 7 वर्ष से, याद रखना, 7 वर्ष से अधिक साक्षर व्यक्ति तथा 7 वर्ष से अधिक कुल जनसंख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? साक्षरता दर कहते हैं। यानी कि फिर से एक बार समझ लो कि 7 वर्ष के, मान लो कि तुम्हारे देश में कुल बच्चे हैं 100, ऐसा है तो नहीं, लेकिन मान लो कि 100 बच्चे हैं कुल तुम्हारे देश में,
और 7 वर्ष के जो स्कूल जा रहे हैं या पढ़ने लिखने का ज्ञान है जिन्हें, वो कितने हैं? 70। तो हम क्या, सूत्र क्या कहता है कि 7 वर्ष से अधिक साक्षर जनसंख्या कितनी है? 70। कुल जनसंख्या कितनी है? 100। तो एक जीरो से एक जीरो मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 100 में कितने हैं? तो 100 में बच्चों कितने हैं? 70%। हमारे साक्षरता दर कितनी है? 70% है। और तुम्हें एक जानकारी दे दें कि पुरुष साक्षरता हमारी 82.14% है और महिला साक्षरता हमारी 65.46% है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमारे देश की में जो रूढ़वादियाँ हैं ना, रूढ़वादिता है ना, कि स्त्री लड़की तो पराए दूसरे के घर का ईंधन होती है, एक चल रहा है ना, तो उस चीज़ ने लड़कियों को पीछे रखा। लड़की घर की मर्यादा होती है, उसको बाहर नहीं जाने दो। इन सब चीज़ों ने बहुत पीछे कर दी है साक्षरता दर, लेकिन अब धीरे धीरे देश प्रोग्रेस कर रहा है। हाँ, दूसरी चीज़, जो सबसे अधिक साक्षरता दर है ना, वो केरल की है। केरल की क्यों है? सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वो केरल की है, लगभग 98 पॉइंट समथिंग हमारे देश की साक्षरता दर है। तो इस साक्षरता दर से क्या तात्पर्य है हमारा? केरल की क्यों है भाई? केरल में इस जैसे हम लोग पुरुष प्रधान है, यहाँ पुरुष प्रधान है, स्त्रियों, केरल में महिला प्रधान हमारा प्रदेश है, वहाँ महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वहाँ महिलाओं ने ही तो साक्षरता दर बढ़ा रखी है, और केरल ही वह स्थान है जहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, यानी कि लिंगानुपात में जब बात करेंगे ना तो केरल नंबर 1 पे आएगा। ठीक है, साथ साक्षरता दर समझ में आ गई। अब हम अगला और लास्ट इसका टॉपिक पढ़ते हैं, निबल उपस्थिति अनुपात। निबल उपस्थिति अनुपात क्या है? बच्चों 14-15 वर्ष के, यानी जो लड़के 14 और 15 वर्ष के बीच में हों, 14-15 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या तथा 14-15 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या का अनुपात निबल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। यानी 14-15 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चे बटे 14-15 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या। वही टॉपिक फिर से ले लेते हैं कि जैसे हमें अपने निबल उपस्थिति अनुपात निकालना है। मान लो हमारे देश में 100 बच्चे हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हमारे घर में, हमारे देश में 100 बच्चे हैं। 100 बच्चों में जो 14-15 वर्ष के बच्चे हैं, जितने भी 14-15 वर्ष के बच्चों की संख्या है वो कितनी है? 14-15 वर्ष के बच्चों की संख्या कितनी है? मान लो 100 है, कुल जनसंख्या 100 है। इसमें से 14-15 वर्ष के 25 लड़के ही स्कूल जा रहे हैं, ठीक है ना, और कुल जनसंख्या जबकि कितनी है? 100। तो इसका निबल उपस्थिति अनुपात कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। जब साक्षरता दर की बात करें तो हमें लेना है 7 वर्ष, और जब निबल उपस्थिति अनुपात की बात करें तो 14-15 वर्ष, यानी 14-15 वर्ष के बच्चों के 14-15 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या बटे 14-15 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या के अनुपात को हम कहते हैं निबल उपस्थिति अनुपात। देखिए, हमने अभी पढ़ाया था तुम्हें एक जगह कि विभिन्न देशों की तुलना का प्रमुख आधार उनकी आय होती है। ऐसी मान्यता है कि अधिक आय मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। सॉरी, ये वाला पॉइंट नहीं था। देखो, दो देशों के मध्य तुलना के अन्य आधारों में शिशु मृत्यु दर, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया, साक्षरता दर अभी बताया था। साक्षरता दर क्या होती है कि 7 वर्ष से अधिक बच्चों 7 वर्ष से अधिक स्कूल साक्षर बच्चों की संख्या बटे 7 वर्ष से अधिक कुल जनसंख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? साक्षरता दर कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आया था अभी यहाँ पर, निबल उपस्थिति अनुपात। तो निबल उपस्थिति अनुपात में क्या बताना है कि 14-15 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चे बटे 14-15 वर्ष के कुल बच्चों की संख्या, ये क्या कहलाएगी? निबल उपस्थिति अनुपात। मानव विकास सूचकांक में पढ़ा चुके हैं कि मानव विकास सूचकांक एक मानदंड है, मापदंड है, जो आपके आर्थिक और सामाजिक क्रियाकलापों के आधार पर देश की विकास की को मापता है। तो ये बात समझ में आ गई। आई होप ये इसको बहुत अच्छी तरह समझा होगा तुमने। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। बंद कर दो।